1947 तक भारत की आज़ादी तक कांग्रेस के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है उदार राष्ट्रवाद का काल, जो है 1885 से 1905, और इसमें यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस के कार्य, उद्देश्य, गतिविधियों का मूल्यांकन कीजिए। वो उदारवाद नाम नहीं दे रहा है, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था। दूसरी विचारधारा है उग्र राष्ट्रवाद, जो 1906 से 1919 तक का कार्यकाल है। तीसरा है राष्ट्रीयता का गांधी युग, 1920 से 1947 तक। और देखिए, उदार राष्ट्रवादी नेता हैं A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और उमेश चंद्र बनर्जी, जो पहले अध्यक्ष हैं। ये जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। या उदारवादी नेताओं के नाम बताओ। फिर दूसरा पार्ट है उग्र राष्ट्रवाद, उसके नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनको जाना जाता है बाल लाल पाल के नाम से। तीसरा युग है गांधीवादी युग, जो 1920 से 1947 तक का कार्यकाल है, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में 3 आंदोलन चलाए गए। असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 तक, सविनय आंदोलन 1930 से 32 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 तक रहा। तीसरी विचारधारा में आपको बताया है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी अभी मैंने आपको बता रही हूँ कि क्रांतिकारी वो हैं जो कि जैसे को तैसा की नीति में विश्वास करते थे। वो साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, ब्रिटिश खजाने को भी लूटते थे, और अगर ब्रिटिश सरकार अधिकारी भारत की जनता पर अत्याचार करती थी तो वो उसका बदला भी लेते थे। इसमें आपके जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, ये जो है आपके सुभाष चंद्र बोस, ये सब मुख्य रूप से क्रांतिकारी नेताओं की श्रेणी में आते हैं, जो ये कहते हैं अपने लक्ष्य भारत की आज़ादी की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता, कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। जहाँ गांधी जी अहिंसावादी थे और अहिंसा के आधार पर ही भारत की आज़ादी के लिए प्रयास कर गए थे, वहाँ क्रांतिकारियों का रास्ता बिल्कुल अलग था। अब हम करेंगे उदारवाद और उग्रवाद में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ब्रिटिश, ये उदारवादी ब्रिटिश सम्राट और महारानी के प्रति भक्ति रखते थे, वो उनके प्रति भक्त थे, राजभक्त थे। जबकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई भक्ति नहीं रखते थे, वो देशभक्त थे, राजभक्त, देशभक्त। उदारवादी अंग्रेजों की न्याय प्रथा में विश्वास करते थे, उग्रवादी अंग्रेजों की न्याय प्रथा में कोई विश्वास नहीं करते थे। उदारवादी ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों को लाभकारी मानते थे कि भारत और ब्रिटेन का संबंध लाभकारी है, जबकि उग्रवादी कहते थे भारत और ब्रिटेन का संबंध लाभकारी नहीं है, भारत के अहित में है। उदारवादी क्रमिक सुधार, धीमी गति से सुधार चाहते थे, कानून या विधान बनने के माध्यम से, लेकिन उग्रवादी शीघ्र सुधार चाहते थे, वो वेट नहीं करना चाहते थे। उदारवादियों का लक्ष्य था राजनीतिक स्वशासन, जबकि उग्रवादियों का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य। तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कार्य पद्धति, उदारवादियों की पद्धति संवैधानिक साधनों की थी, शांतिपूर्ण तरीका था, जबकि उग्रवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी पद्धति थी, देखिए दोनों की पद्धति देख लीजिए। उदारवाद की पद्धति थी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल भेजना। उग्रवादियों की पद्धति थी बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। उग्रवादियों ने उदारवादियों की पद्धति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में पढ़ लिखकर ब्रिटेन से आए थे, उन पर उसका प्रभाव था।
उग्रवादी हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति से प्रभावित थे और उसका प्रसार करना चाहते थे। उदारवादी आराम कुर्सी पर बैठकर जो काम हो जाए उसको करते थे, जबकि उग्रवादी कष्ट सहते थे और त्याग करते थे। उदारवादी बुद्धि से सोचते थे, जबकि उग्रवादी भावना प्रधान थे, वो भावनाओं के आधार पर कार्य करते थे। उदारवादी कुछ सुविधाएं प्राप्त करके संतुष्ट हो गए थे, लेकिन उग्रवादी ब्रिटिश सरकार और भारत की जनता का मानसिक परिवर्तन करना चाहते थे। इनका उद्देश्य था कि जो है हम एक तरीके से भारत से ब्रिटेन को बाहर करना चाहते हैं। उदारवादियों की अगर हम एक उदारवाद और उग्रवाद की जो तुलना करें, जैसे कि पट्टाभी सीताभी रमैया ने बहुत ही अच्छा उनकी कोटेशन है, मैं आपको कोटेशन को बीच बीच के टुकड़े निकालकर मैं आपको बता रही हूँ, पूरी कोटेशन है। पट्टाभी सीताभी रमैया कहते हैं कि उदारवाद का नेतृत्व गोखले कर गए थे और उग्रवाद का नेतृत्व तिलक कर गए थे। अब वो कहते अपने गोखले नरम थे, तिलक गरम। गोखले तत्कालीन कानूनों में सुधार चाहते थे, तिलक संपूर्ण संविधान या विधान या कानून का ही पुनः निर्माण करना चाहते थे। गोखले ब्रिटिश नौकरशाही का समर्थन करते थे, तिलक ब्रिटिश नौकरशाही के विरोधी थे। गोखले ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग में विश्वास करते थे, तिलक ब्रिटिश सरकार के साथ विरोध, अड़ंगा की नीति अपनाते थे। अड़ंगा हर बात में हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। गोखले का आदर्श था देश प्रेम तथा सेवा, तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहना। गोखले अंग्रेजों की सहायता पर विश्वास करते थे, निर्भर थे, तिलक स्वावलंबन पर। गोखले बुद्धिजीवी उच्च वर्ग की ओर देखते थे, तिलक सर्वसाधारण करोड़ों जनता की ओर। गोखले का अखाड़ा था विधान भवन, विधान परिषद, तिलक की अदालत थी गांव की चौपाल। वो गांव की जनता से मिलते थे, वहां पर उनमें देश प्रेम भक्ति की भावना जागृत कर रहे थे। गोखले अंग्रेजी में लिखते थे, तिलक मराठी में। गोखले का उद्देश्य था स्वशासन, औपनिवेशिक शासन, तिलक का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य। गोखले समय के अनुरूप थे, जो समय का समय चल रहा था, जिस तरह का ब्रिटिश शासन का प्रभाव था और भारत की जो स्थिति थी वो अपने समय के साथ चल गए थे धीरे धीरे। तिलक अपने समय से काफी आगे की सोच रहे थे। तो पट्टाभी सीताभी रमैया के द्वारा उदारवाद, उग्रवाद या गोखले और तिलक की तुलना करके एक इतना सुंदर उनके दोनों के बीच विचारधारा का, काम पद्धति का जो अंतर था, उसको अपनी परिभाषा या अपने शब्दों में व्यक्त किया गया था। तो ये था आपका उदारवाद और उग्रवाद में अंतर। दोनों की पद्धति क्या थी, दोनों के साधन क्या थे, दोनों का उद्देश्य क्या था, दोनों के तरीके क्या थे, ये हमने आज आपको बताया है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।